नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। फ्रांस में G7 सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जलवायु परिवर्तन और डिजिटल बदलाव जैसे वैश्विक मुद्दों पर रखेंगे विचार। सम्मेलन से अलग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ मुलाकात आज। G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात। व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा समेत अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत की भागीदारी और आपसी हित के मुद्दों पर हुई बात। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। विशेष अदालत में किए जाएंगे पेश। सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्लास्टिक के खिलाफ जन आंदोलन की अपील। मन की बात कार्यक्रम में कहा, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सामुदायिक सेवा होगी सच्ची श्रद्धांजलि। 11 सितंबर से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान में प्लास्टिक कचरे से मुक्ति पर रहेगा विशेष जोर। और पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतकर रचा इतिहास। टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय खिलाड़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के बियारिट्ज में आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दुनिया के शीर्ष नेता वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, कराधान और डिजिटल बदलाव समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए बियारिट्ज में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग 2 सत्रों में जलवायु परिवर्तन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपने विचार रखेंगे और बियारिट्ज में 45वां G7 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के बियारिट्ज में G7 सम्मेलन में आए नेताओं के सम्मान में रखे रात्रि भोज में शिरकत की। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने आए नेताओं के साथ बातचीत करते नजर आए। भारत G7 संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से भारत को आमंत्रित किया है। इस संगठन में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। इस साल सम्मेलन की थीम असमानता के खिलाफ लड़ाई है। G7 एक नए विचार को भी प्रदान करता है विश्व के सामने। तो विषमता को लेकर यदि सवाल के ऊपर कोई अच्छी तरह से बातचीत होती है, कुछ अच्छे आचरण की एक नई नीति बनाई जाती है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है। G7 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात में आपसी हितों के अहम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। जर्मन चांसलर से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा समेत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शानदार जीत पर बधाई दी। पिछले महीने जॉनसन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच होने वाली पहली मुलाकात है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ब्रेक्जिट के बाद हर मुमकिन साझेदारी का भरोसा भी दिलाया। जून 2016 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से हटने के बारे में वोट के बाद जॉनसन कम ही समय में डेविड कैमरन और थेरेसा मे के बाद तीसरे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा के क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बीच भी रविवार को परस्पर हितों के विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। फ्रांस के बियारित्ज में G7 शिखर सम्मेलन के इतर ये मुलाकात हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बियारित्ज में G7 शिखर सम्मेलन के इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरेस से मिले और संयुक्त राष्ट्र में क्लाइमेट एक्शन समिट में भारत की भागीदारी और आपसी हित के मुद्दों पर विचारों पर चर्चा हुई। दोनों नेता यहां G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं। अखिलेश सुमन हमारे विदेश मामलों के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के बियारित्ज में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और हम जानते हैं कि दुनिया के शीर्ष नेता यहां तमाम वैश्विक मुद्दों और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो कितना अहम रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सेशन में संबोधन कर रहे हैं। वहाँ पे एक संबोधन होगा भारतीय समय के अनुसार, अगर बताऊं मैं आपको प्रीति, तो तकरीबन 1:30 बजे के करीब होगा। उस सेशन में वो क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी और ओशन, आप जानती हैं कि क्लाइमेट चेंज पे भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं और ख़ास करके जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, उसके बाद उसे पूरा करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कदम उठाया है फ्रांस के सहयोग से, तो उस पर भी बोलेंगे। उसके अलावा मैरीटाइम जो इकोनॉमी है, मैरीटाइम इकोनॉमी और मैरीटाइम इलाके में शांति, पर्यावरण को नुकसान न हो पाए, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, वो 1:30 बजे वाले सेशन में। उसके बाद एक सेशन होना है तकरीबन 4:30 बजे। 4:30 बजे के करीब वाले सेशन में वो बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह से आप देखती हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करने का, आतंकवाद को, फंडिंग को रोकने का एक बड़ा तरीका माना जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो नेशन के अंदर ट्रांजैक्शन हो या नेशन के बाहर के ट्रांजैक्शन हो, वो सारे ट्रांजैक्शन अगर डिजिटल कर दिए जाएंगे तो मनी ट्रेल किया जा सकता है कि किस तरह का पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा और उसके बाद आतंकवाद की फंडिंग को भी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रांसनेशनल क्राइम, इन सारी चीज़ों पे रोक लग सकती है। और इससे तकरीबन वो सारे देश प्रभावित हैं, वे या तो विकसित हैं या तेजी से विकास कर रहे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्रों में जो संबोधन करेंगे वो काफी अहम होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम अहम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपका वहीं भारत और बहरीन सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक दूसरे देशों के बीच आतंकवाद के इस्तेमाल को नकारने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन की 2 दिन की यात्रा के दौरान सुल्तान हमाद बिन ईसा अल खलीफा और वहां के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ बातचीत के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। भारत और बहरीन ने साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहजादे खलीफा की मौजूदगी में संस्कृति, अंतरिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर दस्तखत किए गए। बहरीन सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देशों की पहली यात्रा के दौरान 250 भारतीय कैदियों की सजा माफ कर दी। प्रधानमंत्री ने इस शाही माफी के लिए बहरीन नेतृत्व का आभार जताया। प्रधानमंत्री की बहरीन की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन की राजधानी मनामा में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान मिलने पर कहा कि मैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां पाकर बहुत सम्मानित और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन की राजधानी मनामा में भगवान श्री कृष्ण के 200 साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए $42 लाख की परियोजना का भी
रविवार को शुभारंभ किया। मनामा में श्रीनाथ जी श्री कृष्ण मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य इस साल आरंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। साथ ही स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। ऐसे में भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है। हर हिंदुस्तानी से कोई न कोई संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के मन की बात की तीसरी कड़ी में बापू की 150वीं जयंती का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार गांधी जयंती के मौके पर 11 सितंबर से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अपेक्षा करता हूँ देश के लिए, समाज के लिए, किसी और के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। यही बापू को अच्छी, सच्ची, प्रामाणिक कार्यांजलि होगी। माँ भारती के सपूतों, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। घर हो या गलियां, चौक चौराहे हो या नालियां, स्कूल कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का महाअभियान चलाना है। इस बार प्लास्टिक। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न सिर्फ देश को खुले में शौच मुक्त बनाना है, बल्कि प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ भी एक नए जन आंदोलन की नींव रखी जाएगी। इस बार प्लास्टिक पर विशेष जोर देना है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस उत्साह और ऊर्जा के साथ 125 करोड़ देशवासियों ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, खुले में शौच से मुक्ति के लिए कार्य किया, उसी प्रकार हमें साथ मिलकर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस बार 2 अक्टूबर को जब बापू की 150वीं जयंती मनाएंगे तो इस अवसर पर हम उन्हें न केवल खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। सितंबर महीना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कुपोषण की समस्या पर बात की। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग, खासकर गरीब परिवार, इसके शिकार होते हैं। इसके लिए सितंबर से पूरे देश में पोषण अभियान चलाया जाएगा। हम देश को संतुलित और पोषक भोजन हम सभी के लिए जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए, क्योंकि यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है। पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देश भर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है। आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी, दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित है। पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। आप जरूर इससे जुड़िए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न्यू इंडिया है और हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं और इस बार देशवासियों को फिट करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिट इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। पी चिदम्बरम ने प्रवर्तन निदेशालय से गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ पी चिदम्बरम की याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी करने और सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में भेजे जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने पी चिदम्बरम को 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेजा था। पूर्व वित्त और गृह मंत्री रहे चिदम्बरम के रिमांड पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी गहराई से जांच की जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें आईएनएक्स ने 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आंच कार्ति चिदम्बरम के जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंची और 15 मई 2017 को सीबीआई ने
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली एफआईआर दर्ज की थी। रवीन सिंह शोरान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। रवीन, आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है, विशेष अदालत में पेश किया जाना है। वहीं सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ चिदम्बरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। किस तरह की सरगर्मियां इस मामले को लेकर आज रहने वाली हैं? जी देखिए प्रीति, आज जो अलग अलग दो कोर्ट्स में सीबीआई की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो याचिकाएं हैं, जो चिदम्बरम ने लगाई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं हैं और एक जो प्रेयर है वो है लोअर कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट सीबीआई। तो सीबीआई के कोर्ट में चिदम्बरम को पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे सीबीआई पुलिस की कस्टडी मांगेगी या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की बात कहेगी। साथ ही साथ सीबीआई ये भी प्रोड्यूस करेगी कि पिछले जो 4-5 दिन से चिदम्बरम सीबीआई की हिरासत में है, उस दौरान उनसे जो पूछताछ हुई है वो इन्वेस्टिगेशन में कितना अहम रोल प्ले करेगी और उसके बेस पे अगर उनको आगे सीबीआई कस्टडी में रखा जाता है तो इस न्याय की प्रक्रिया में इन्वेस्टिगेशन को कितना लाभ हो सकता है, ये आज होगा। उसके बाद इसके अलावा उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी याचिका है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केस दर्ज है उस पर जांच कर रहा है, वो अपने अलग से उनको गिरफ्तार करने की मांग करता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम ने याचिका दायर की है कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हिरासत में ना दिया जाए और उसकी अरेस्ट से प्रोटेक्शन उनको मिले। उस पर आज सुनवाई होनी है। साथ ही साथ जो दूसरी याचिका है जिस पर आज सुनवाई होगी वो लोअर कोर्ट का जो फैसला है, सीबीआई की अदालत का जो फैसला, उन जो आदेश था उनको सीबीआई हिरासत में भेजने का, आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो काफी अहम दिन है ये इस मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो। इसमें सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टर और चिदम्बरम की तरफ से अपने अपने तर्क आज रखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन इस पूरी जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियानों और नक्सल प्रभावित इलाकों में की जा रही विकास के पहलू की प्रगति की आज समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में नक्सल हिंसा पीड़ित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। अमित शाह के करीब 3 महीने पहले कार्यभार संभालने के बाद ये अपनी तरह की पहली बैठक होगी। बैठक में अर्धसैनिक बलों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर पुलिस थाना क्षेत्रों में दिन के समय की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और घाटी में कहीं से भी कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी बड़ी समस्या की सूचना नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दवाओं की कमी और उनकी अधिक कीमत वसूले जाने की अफवाहों को खारिज किया है। प्रशासन ने एक बयान जारी करके कहा है कि 1666 दवा दुकानों में 1165 दुकानें रविवार को भी खुली रहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि राज्य में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार अब वहां विकास की संभावनाएं तलाश रही है। इस सिलसिले में अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक टीम 27 और 28 अगस्त को कश्मीर का दौरा करेगी और बाद में जम्मू और लद्दाख का भी दौरा करेगी। इस टीम में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम अपने 2 दिवसीय दौरे में उन इलाकों की पहचान करेगी जहां विकास कामों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर विशेष ध्यान दे रही है और राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की संभावनाओं को तलाश रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 लागू होने की वजह से जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रोजगार, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक और बाल अधिकार समेत 100 से ज्यादा केंद्रीय कानून राज्य में लागू नहीं थे। लेकिन अब स्थिति बदलने से स्थानीय लोगों को एहसास हो रहा है कि धारा 370 उनके विकास के रास्ते में बाधक थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली के निगम बोध घाट में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई अन्य दलों के नेता और जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने अरुण जेटली को नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किए। इस मौके पर तमाम नेताओं ने अरुण जेटली के योगदान को याद किया। भारतीय राजनीतिक क्षितिज का चमकता हुआ सूर्य की तरह थे। छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन में विभिन्न मंत्री के दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने संपूर्ण देश को एक दिशा दी थी। उन्होंने अपने कई लेख के द्वारा समय समय पर कई मुद्दों पर सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से मार्गदर्शन देने का काम किया था। जब जब भी समस्याएं पैदा होती थी, अड़चनें आती थी, तो अध्यक्ष करके मेरा अनुभव था कि पहला फ़ोन उनका आता था और हर क्राइसिस को सुलझाने के लिए वो बहुत पॉजिटिव मदद करते थे। वो प्रखर वक्ता भी थे और हर चीज़ को एनालिसिस करके उसका किस प्रकार से निर्णय करना, इसमें उनका एक बहुत ही प्रभुत्व था। शनिवार को अरुण जेटली के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर फैल गई। एम्स में अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को कैलाश कॉलोनी स्थित उनके आवास पर लाया गया। अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए अरुण जेटली के आवास पर उनके समर्थकों और प्रशंसकों का तांता लग गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुण जेटली के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे और अरुण जेटली के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अरुण जेटली को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने शनिवार दोपहर 12:07 पर आखिरी सांस ली। अरुण जेटली कई दिनों से बीमार थे और उन्हें 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। कुछ और अहम खबरें। चीन की मुद्रा युआन में आज करीब 1 दशक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सोमवार को शुरुआती कारोबार में युआन 11 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और वैश्विक मंदी की संभावनाओं का असर बाजारों पर पड़ा है। बात खेल की दुनिया की। पीवी सिंधु ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने इस खिताब को अपने नाम करने में कामयाबी पाई। विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली सिंधु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। सिंधु ने फाइनल में जो प्रदर्शन किया वो बेमिसाल था। उस प्रदर्शन को लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। इस आसान जीत से सिंधु ने साबित किया कि वो अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक की सबसे प्रबल दावेदार रहेंगी। भारत का किसी विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2017 में सिंधु ने रजत और साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप के महिला एकल के फाइनल में सिंधु ने फाइनल में ओकुहारा को कोर्ट पर पैर जमाने का भी मौका नहीं दिया और आसानी से 21-7 से जीत हासिल करके चैंपियन बन गई।
the achievement of PV Sindhu is going to be a milestone for our country. Olympics is just 10 months away, and before that, winning a world championship is a huge moral boosting for the whole Indian contingent, for the whole Indian sports. I'm very excited. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने BWF विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए पीवी सिंधु को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रपति ने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु के जादुई प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता से लाखों लोग रोमांचित और प्रेरित होते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व चैंपियनशिप जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि सिंधु की सफलताएं देश की नई प्रतिभाओं को भी प्रेरित करेंगी। वहीं इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि करिश्माई प्रतिभा की धनी पीवी सिंधु भारत को एक बार फिर गौरवान्वित उन्होंने करवाया है और सिंधु के बैडमिंटन के प्रति लगन और समर्पण प्रेरणादायक है। पीवी सिंधु की सफलता खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। वहीं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में बी साई प्रणीत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रणीत 36 साल बाद पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। पहली बार प्रकाश पादुकोण ने 1983 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके साई प्रणीत को BWF विश्व चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और प्रधानमंत्री ने प्रणीत की इस मेहनत और अथक प्रयासों को सलाम किया। वहीं 2 टेस्ट की सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 318 रनों से हरा दिया। रनों के अंतर से विदेशी जमीन पर यह टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 297 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज 222 रन पर ऑल आउट हो गई थी। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के एक तरफा फाइनल में कोमालिका बारी ने जापान की सोनो दावाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। कोमालिका अंडर 18 वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की दूसरी तीरंदाज बन गई हैं। उनसे पहले दीपिका कुमारी ने 2009 में यह खिताब जीता था। भारत ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक के साथ अभियान का समापन किया। वहीं मानसी जोशी ने पैरा बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में भारत की ही पारुल परमान को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया है। मानसी ने फाइनल में हमवतन पारुल परमान को 21-12, 21-7 से शिकस्त दी। बात खास शख्सियत की। दुनिया को शांति और सेवा का संदेश देने वाली मदर टेरेसा की आज जयंती है। मदर टेरेसा के जन्मदिन के मौके पर कोलकाता के मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था में विशेष प्रार्थनाएं की गईं। मदर टेरेसा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव सेवा को समर्पित किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर के मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।